हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज इस चैनल पे हम लोग बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं और इसी तरह से मिलते रहेंगे क्योंकि अपना ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म हो गया है। तो जो छोटा मोटा चैप्टर बच गया है उसको तो इसी चैनल पे करते रहेंगे। लेकिन एक अपना और चैनल है जिसपे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर जो है हम लोग पढ़ेंगे। इसमें गैस के सामान्य नियम, लॉ ऑफ गैसेस, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बट मैं आपको क्या बता रहा था कि एक अपना और चैनल है विलेज स्कॉलर। अभी तक VILLAGESCHOLAR, ठीक है। ये चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके सब्सक्राइब कर ले और वहां पे आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। आपको 1982 से लेकर 1986 तक का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन वहां पे प्रोवाइड कर दिया गया है और अपने टेलीग्राम ग्रुप में उस क्वेश्चंस को भेज दिया जाता है। तो आप अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर ले। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस चैनल पे वीडियो नहीं आ रहा है। इस चैनल पे वीडियो नहीं आ रहा था तो उस चैनल पे वीडियो आ रहा था। जिस दिन इस पे आएगा उस दिन उस पे नहीं आएगा, जिस दिन उस पे आएगा उस दिन इस पे नहीं आएगा, ठीक है। तो आप वहां से भी जुड़ जाइए क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है और प्रैक्टिस आप कीजिए। चलिए आज पढ़ते हैं क्या, गैस के सामान्य नियम। इसमें हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे कि गैस क्या है, गैस कैसे होता है, वो उसका आकार कैसा होता है, वो कैसे बिहेवियर करता है टेम्परेचर के चेंज करने से, प्रेशर के चेंज करने से, गैस के नियम, गैस के बिहेवियर में क्या चेंजिंग आता है। इन सब बातों पर हम लोग ध्यान रखेंगे और उसका क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देर न करते शुरू करते हैं। गैस के सामान्य नियम क्या है। लिखा गया है कि गैस का आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित होता है। लिखा गया है कि द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज ऑलवेज अनिश्चित, मतलब क्या करता है, वेरी। कहने का मतलब अगर आप कहीं पे भी गैस रख दोगे, कहीं पे भी गैस है, आप उसको जिस कंटेनर में रख दोगे वो उसी कंटेनर का शेप ले लेगा। उसका अपना कोई शेप नहीं होता है, गैस का कोई अपना शेप नहीं होता। उसका शेप क्या होता है, वेरी करते रहता है, चेंज करते रहता है। और उसका आयतन, वॉल्यूम भी उसका चेंज करते रहता है। तो कोई पूछेगा गैस का वॉल्यूम क्या होता है, तो आप 1 केजी गैस को 1 केजी मान लो आपके पास, जिसको आप 1 केजी गैस समझते हो, अगर 1 केजी के सिलेंडर में रखोगे तो उसका आयतन 21 केजी होगा। लेकिन एक घर में रख दोगे, बड़ा सा घर में, जिसका वॉल्यूम मान लो 400 या 500 सेंटीमीटर क्यूब है, उसमें रख दोगे तो उसका वॉल्यूम वो पूरा घर में फैल जाएगा। तो वो जहां जहां तक होगा घर के कोने कोने में, वो सबको लेंथ, ब्रीथ और हाइट माप करके उसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वहां तक उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो आप बचपन से भी पढ़े आ रहे हो कि गैस का वॉल्यूम और आकार, शेप उसका कुछ होता ही नहीं है। सॉलिड का शेप फिक्स होता है लेकिन लिक्विड का भी शेप फिक्स नहीं होता। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड मतलब द्रव का जो शेप होता है, आकार होता है, वो भी क्या होता है, आप जैसे बर्तन में रखोगे वैसा आकार ले लेगा, ठीक है। तो दो बातें, गैस का शेप एंड वॉल्यूम, आकार और आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है, फिक्स नहीं होता है। इसके बाद लिखा हुआ है कि इनके अणुओं के बीच का अंतराण्विक बल बहुत कम होने के कारण अणु के बीच का दूरी अधिक होता है। कह रहा है कि इनके जो गैस, जहां पे मतलब गैस जो होता है ना, उसके मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है, मतलब जो बंधे हुए नहीं रहते हैं। यही वजह है तो वो उधर से उधर, उधर से उधर, और गैस बहुत ज्यादा दूरी एरिया में फैल जाता है। मतलब अगर आप कहीं पे भी रखे हो तो उसका एरिया क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। कहने का मतलब, तो अगर सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे कंपैरिजन करें तो सॉलिड क्या होता है, काफी एक दूसरे के नजदीक होने को उसके पार्टिकल्स, कोई भी चीज देखो, मान लो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो ये बहुत छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इसके एटम्स ये काफी नजदीक नजदीक होते हैं, एक दूसरे के नजदीक नजदीक होते हैं और इसी वजह से ये क्या होता है, इसका शेप और साइज क्या होता है, साइज, शेप मतलब कि, और साइज क्या होता है, फिक्स होता है। अब थोड़ा सा लिक्विड में जाओगे तो उसके एटम्स, जो लिक्विड के एटम्स होते हैं, सॉलिड के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, इतना दूर नहीं होते हैं, मैं जितना दिखाया हूँ बस देखने के लिए मैं दिखाया हूँ, थोड़ा दूर दूर होते हैं। और दूर होने के कारण अगर आपसे कोई दूर है कोई भी, तो आप उनके मतलब कि आपके और उसके बीच का क्या होगा, फोर्स मतलब बल, मतलब कि क्या होगा, थोड़ा कमजोर होगा। तो यही वजह है कि ये जो नजदीक नजदीक है तो काफी बॉन्डेड होते हैं, काफी सॉलिड, मतलब इसका शेप और साइज फिक्स होता है। ये थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं तो ये इनका आकार तो फिक्स नहीं होता है, मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन इनका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। लेकिन अगर यही आप गैस की बात करें तो गैस का तो जो एटम्स, उसका पार्टिकल्स है, वो काफी ही दूर दूर होता है, उस पर किसी का कोई जोर नहीं चलता, मतलब कोई इधर जाता है कोई उधर जाता है।
आप ही सोचो, जब फैमिली में आप घर पे होते हो तो काफी अच्छे ढंग से रहते हो, बैठ के आराम से। थोड़ा सा घर से बाहर निकलते हो, गांव के तरफ जाते हो तो अपने मर्जी का करने लगते हो, जिधर मन उधर जाते हो घूमने, तो आपके घर वाले से आपका फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अगर आप बाहर निकल गए, मतलब कहीं पढ़ने के लिए किसी शहर में, तो आप तो और फ्री हो जाते हैं और जहां मन वहां करते हो। तो आप घर पे हो तो सॉलिड हो, अगर आप गांव में हो तो लिक्विड हो, और अगर गांव छोड़ दिए बाहर चले गए किसी शहर में पढ़ने लिखने तो आप गैस है, जहां मन वहां जा रहे हैं, किसी का कोई आप पे जोर नहीं है। आपके और आपके घर के फैमिली वाले के बीच का क्या है, बॉन्ड क्या हो गया, वीक हो गया, दूरी होने की वजह से बॉन्ड वीक हो गया। तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि इनके अणुओं के बीच जो होता है, मतलब कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाने के कारण इसका क्या हो जाता है, दूरी ज्यादा हो जाने के कारण इनके बीच का फोर्स कम हो जाता है। ठीक है, इनका घनत्व ठोस एवं द्रव के तुलना में कम होता है। इसका घनत्व जो होता है, डेंसिटी ऑफ अ गैस इज लोअर देन सॉलिड एंड लिक्विड। ये सब लोग जानता है कि इसका घनत्व जो होता है, अगर आप दूर दूर हो, घनत्व क्या होता है, देखो एक मिनट में आपको समझा दूं कि इसका घनत्व कम क्यों होता है लिक्विड और सॉलिड से, सॉलिड और लिक्विड से। देखो ये सॉलिड है, इसका वॉल्यूम मान लो 10 है, ये भी लिक्विड है, इसका भी वॉल्यूम 10 है, और ये गैस है, मान लो ये गैस है, इसका भी वॉल्यूम 10 है। अब आपको क्या मैं बताया कि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो काफी नजदीक नजदीक होते हैं, काफी नजदीक नजदीक होते हैं। काफी नजदीक नजदीक होने के कारण इतना ही जगह में क्या हो जाएंगे, बहुत सारे पार्टिकल आ जाएंगे। ठीक है, गैस के थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, तो अब थोड़ा सा दूर दूर होने के कारण इसके रिस्पेक्ट में इसमें पार्टिकल्स क्या होंगे, कम होंगे। पार्टिकल्स कम होंगे तो उनका मास भी कम होगा, द्रव्यमान भी कम होगा। और गैस में क्या होता है, ये तो बिल्कुल ही दूर दूर होते हैं, इसके पार्टिकल बिल्कुल ही दूर दूर होने लगते हैं, तो इसमें और कम आएंगे। अब सोचिए वॉल्यूम, डेंसिटी, घनत्व इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये सबके लिए फिक्स है, ये क्या है, ये वॉल्यूम तो सबके लिए फिक्स है, 10 10 10। चलो मैं सबके नीचे 10 लिख दिया। अब देखो सॉलिड में क्या है, सॉलिड में इसका वैल्यू, ये सॉलिड में इसका वैल्यू क्या है, सॉलिड में ये कितने हैं, ये मान लो 500 है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डेंसिटी कितना, 500/10 कितना हो जाएगा, 50। देखो इसका डेंसिटी कितना लिख दिए, 50। अब मान लो लिक्विड में क्या बोले, थोड़ा सा कम होगा इनके रिस्पेक्ट में, मान लो 400 पार्टिकल है, तो इसका वॉल्यूम डेंसिटी कितना हो जाएगा, 400/10 तो 40 हो जाएगा। और गैस में मान लो ये पार्टिकल्स जो है घट के कितना हो गए, 300, मतलब उनका मास 300 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये 30 ही हो जाएंगे। तो इसका वॉल्यूम क्या, कितना, डेंसिटी कितना हो जाएगा, 30। तो आप समझ गए कि वॉल्यूम सबका सेम है और मास बदलने की वजह से डेंसिटी बदल रहा है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि जो लिक्विड का डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, वो ठोस एवं द्रव के तुलना में बहुत कम होता है। आप इस बात को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया है कि गैस का दाब प्रभाव ठोस एवं द्रव के तुलना में अधिक होता है। क्या है कि प्रेशर का इफेक्ट गैस पे सॉलिड और लिक्विड के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि आप कैसे आप महसूस करेंगे इस बात को, गैस को आप इजिली कंप्रेस कर पाएंगे, दबा पाएंगे, लेकिन सॉलिड या लिक्विड को आप इजिली कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। सॉलिड को कंप्रेस करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब वो कंप्रेस हो पाएगा, और सबसे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है सॉलिड को कंप्रेस करने के लिए, उससे कम फोर्स लगाना पड़ता है लिक्विड को कंप्रेस करने के लिए, और मतलब कि और इजिली कंप्रेस क्या हो जाता है, गैस इजिली कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, तो इतना बात है, और अब इसमें आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आप इतना समझ पाए होंगे। अब गैस के बारे में इतना कुछ जानने के बाद ये क्या है, कुछ नियम से गैस को लेके कुछ साइंटिस्ट ने कुछ अपना अपना नियम दिया है, उन नियम को पढ़ना है। पहले आते हैं चार्ल्स का नियम। पहला आता है क्या, चार्ल्स के नियम, मतलब लॉ, मतलब कि चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ क्या कहते हैं, चार्ल्स क्या कहते हैं कि नियत दाब मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर किसी गैस का नियत मात्रा का आयतन, मतलब दाब भी क्या कर दिए, प्रेशर भी कांस्टेंट कर दिए, और क्या करिए कि किसी नियत मात्रा वॉल्यूम, किसी नियत मात्रा का आयतन उसके परम शून्य ताप का समानुपाती होता है। कह रहा है कि अगर कहीं पे प्रेशर क्या हो गया, आप ध्यान रखेंगे चार्ल्स लॉ में प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या कहा है, नियत। कांस्टेंट प्रेशर के लिए इन्होंने बताया कि जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है।
कौन सा टेम्परेचर? वो परम शून्य ताप पे, मतलब कि एब्सोल्यूट, मतलब केल्विन टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो टेम्परेचर लेंगे वो केल्विन में लेंगे, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं पे गैस का प्रेशर कांस्टेंट है, फिक्स है, नियत है, तो वहां पे वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, वॉल्यूम, मैं इसके बारे में समझाऊंगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे वहां पे वॉल्यूम बढ़ाओगे वैसे वैसे वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा, या वाइस वर्सा, जैसे जैसे उस गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। वैसे भी देखिए, अगर जहां पे टेम्परेचर कम होता है वहां पे वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। तो गैस के केस में अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट कर दिए, फिक्स कर दिए, और टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। ये किन्होंने कहा? चार्ल्स ने कहा। तो आप ध्यान रखेंगे, चार्ल्स लॉ आपसे अगर कोई आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज चार्ल्स लॉ, तो एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी वाले बच्चे ध्यान में रखेंगे। अब इस पे क्या करते हैं, जब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता है तो इस डायरेक्टली के साइन को हटाने के लिए बीच में इक्वल आता है, और इक्वल आने के लिए इस इक्वल को इस डायरेक्टली के इक्वल से बदलने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट लेना पड़ता है। कहीं पे भी, अगर कहीं पे मैं आपको समझा दूं एक बात, अगर कहीं पे लिखा गया है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो ए को अगर इक्वल से, डायरेक्टली को अगर इक्वल से रिप्लेस करना चाहते हैं तो ए इक्वल्स टू के बी। ये क्या है, के क्या है, कांस्टेंट। ये क्या, के की जगह पे कुछ भी आ सकता है, आर पी एस टी कुछ भी आ सकता है। ये के कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है। वैसे ही जैसे आप पढ़ते हैं ना, इसमें फिजिक्स में जब आप पढ़ रहे थे ओम्स लॉ, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था, ठीक है। तो इस V को हटा के, इस डायरेक्टली को हटा के अगर आप इक्वल लगाना चाहे थे तो R I आया था, और R को क्या बोला था, क्या था कि ये कांस्टेंट है, फिक्स है। तो कहीं पे भी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के ये आप लगाना चाहते हैं तो ये क्या आ जाता है, ये कांस्टेंट आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि V, यहाँ पे लिखा गया है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KT। अब अगर आप इसको ऐसे इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे, के क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो मान लो यहाँ पे आप लिख सकते हैं V1 इज KT1। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। मान लो दो गैस, एक बार गैस को बोला कि आप किसी टेम्परेचर पे रखे हो, कांस्टेंट टेम्परेचर है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं बताऊंगा। और आप ऐसे लिख सकते हो V2 इक्वल्स टू KT2। अगर इस तरह से दो इक्वेशन है, अगर आप दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो के से के कैंसिल हो जाएगा, तो V1 बाई V2 इक्वल्स टू T1 बाई T2 हो जाएगा। तो यही यहाँ पे रिलेशन लिखा गया है कि V1 बाई V2 इक्वल्स टू T1 बाई T2। अब मैं इसका मतलब समझाता हूं और किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा मैं ये भी समझाता हूं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, बोलेगा कि अगर किसी कांस्टेंट प्रेशर पे, नियत दाब पे गैस का, अगर किसी नियत दाब पे कोई गैस रखा गया है, अगर उसको 27 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया है, तो उस समय उसका वॉल्यूम अगर 200 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो अगर उस गैस को 73 डिग्री सेल्सियस पे रख देंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा और बोल देगा कि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। अब आप क्या जानते हो, प्रेशर जब कांस्टेंट रहता है तो किसका नियम लगता है, चार्ल्स के। और चार्ल्स के नियम के हिसाब से क्या होता है, V1 बाई V2 इक्वल्स टू T1 बाई T2। अगर आपको देखो T1 और T2 पता है, V1 पता है, V2 निकालना है, जो जहां पे वहां पे रख देंगे। लेकिन इतना करने से पहले एक बात का ध्यान रखेंगे, जो यहाँ पे टेम्परेचर सेल्सियस में दिया गया है उसको केल्विन में जरूर कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता था कि जब हम टेम्परेचर वाले चैप्टर पढ़ाए थे फिजिक्स में, अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए कि केल्विन को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट किए थे। तो मैं बताया था कि इसमें अगर सेल्सियस में दिया है और केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसमें 273 ऐड कर देंगे। तो जैसे ही 273 ऐड करेंगे तो ये टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये 273 मत लीजिए, ये 77 ले लीजिए, थोड़ा सा इजी होगा कैलकुलेशन, 77 आ जाएगा। तो 273 में अगर आप 77 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 3 10, 7 7 14 1 15 और 2 1 3, 350 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 350, ये 350 केल्विन। अब बैठा दीजिए इस फॉर्मूले पे, V1 बाई V2 इक्वल टू T1 बाई T2। तो V1 के जगह पे कितना है, V1 के जगह पे कितना है 200, और T1 कितना है, मान लो इसका फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड बोल दो, पहले ये था बाद में ये था। T1 कितना है 300,
और V2 निकालना है, और T2 कितना है 350, यही है ना। अब आप इसको कैलकुलेट करो, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक है। अब V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V2 इक्वल्स टू हो जाएगा, V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 350 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा 700/3 सेंटीमीटर क्यूब, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इतना नोट डाउन कीजिए, मैं और भी जो लॉ है वो गैस के लॉ को बताता हूं, ठीक है। आप इतना नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट लॉ है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ मतलब बॉयल्स के नियम। इसमें क्या कहा गया, बॉयल्स ने क्या किया कि स्थिर ताप पर इन्होंने किसको स्थिर कर दिया, ताप को, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। और पहले वाले में चार्ल्स के नियम में दाब निश्चित था। आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि किसके नियम में क्या निश्चित था, मैं लास्ट तक सब बता दूंगा किसके नियम में क्या निश्चित था, ठीक है। तो स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के समानुपाती होता है। कह रहा है कि अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ एनी गैस वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वहां पे क्या था चार्ल्स के नियम में, चार्ल्स के रूल्स में क्या था कि कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का था। यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम जो है या प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वॉल्यूम के। तो मैं जब बताया था कि जब ये इनवर्सली हटेगा और वहां पे इक्वल लाओगे तो उसके जगह पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा दूं, P इक्वल्स टू के इंटू क्या है 1/v, तो P इक्वल्स टू के बाई v हो जाएगा, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा गया कि P इक्वल्स टू के बाई v। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि देखिए डायरेक्टली का मतलब होता है कि अगर एक को बढ़ाओगे तो दूसरा भी बढ़ेगा। इनवर्सली का मतलब होता है कि जब एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पे ताप नियत है, कहीं पे ताप कांस्टेंट है, तो अगर वहां पे गैस का प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। जब उस पर दबाव करोगे तो वो क्या करेगा, वॉल्यूम घटेगा। और वहां पे वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा। एक दूसरे का, एक बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा। आप वाइस वर्सा उसका समझ लेंगे, ठीक है। तो क्लियर है, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा और प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इक्वल्स टू क्या, ये इसी को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, सारा एक ही बात है। और इसमें अगर क्वेश्चन बनेगा तो आएगा तो कैसे बनाएंगे, P1/P2 इक्वल्स टू V2/V1। पिछले वाले में क्या था कि T1/T2 इक्वल्स टू V1/V2, मतलब इधर 1 2 तो इधर भी 1 2 था, लेकिन यहाँ पे इधर 1 2 तो इधर 2 1 है, ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। मैं इसलिए क्वेश्चन भी करवाऊंगा कि किस तरह से आएगा, पहले ये समझ लीजिए। नेक्स्ट लॉ है एवोगाड्रोस का लॉ। एवोगाड्रोस लॉ क्या है कि नियत ताप पर, यहाँ पे इन्होंने किसको, नियत ताप एवं दाब दोनों को एक बार देखिए। पहले वाले में प्रेशर कांस्टेंट था, पहले वाले में दाब कांस्टेंट था, किसमें, चार्ल्स के नियम में दाब कांस्टेंट था, बॉयल्स के नियम में ताप कांस्टेंट था। अब एवोगाड्रोस के नियम में ताप और दाब दोनों को कांस्टेंट कर दिए। तो इन्होंने कहा कि अगर ताप और दाब को दोनों को कांस्टेंट कर दोगे तो किसी गैस के निश्चित आयतन में अणुओं का संख्या बराबर रहेगा। कह रहा है कि अगर कहीं पे ताप और दाब दोनों फिक्स है किसी गैस का, तो उसके निश्चित वॉल्यूम में, कहने का मतलब कि अगर मान लो 100 लीटर वॉल्यूम लिए हो, ठीक है, तो इसमें अगर अणुओं की संख्या मान लो 5000 है, तो ठीक है, तो अगर आप इतना ही वॉल्यूम रखोगे और ताप और दाब को क्या करोगे, कांस्टेंट रखोगे, तो उसके अणुओं का संख्या ना घटेगा ना बढ़ेगा, वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। मतलब और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एन। अगर मान लो कि इसके वॉल्यूम को 200 कर दोगे तो अणुओं का संख्या क्या हो जाएगा, इसका दुगना हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाओगे उसके वैसे उसके पार्टिकल्स का संख्या बढ़ेगा। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, और ये डायरेक्टली हटेगा तो के एन। ये तो संख्या बार बार बताने लायक नहीं है। ये हो गया एवोगाड्रोस का नियम। अब इसमें क्या है, एवोगाड्रोस संख्या आता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एवोगाड्रोस संख्या कितना होता है, 6.023 गुणे 10 के पावर 23। ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि 6.023 इंटू 10 के पावर 3 मोल होता है एवोगाड्रोस संख्या या एवोगाड्रोस नंबर। इसके बाद क्या होता है, आदर्श गैस समीकरण। आइडियल गैस इक्वेशन कैसे बनता है, जब चार्ल्स के लॉ, बॉयल्स के लॉ और
एवोगाड्रोस के लॉ सबको एक साथ मिला देते हैं तो जो नियम बनता है उसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन। इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसको, तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीबी इक्वल्स टू एनआरटी। ये किसके किसके मिलने से बनता है, चार्ल्स के लॉ, बॉयल्स के लॉ और एवोगाड्रोस के लॉ से मिलने से बनता है। तो प्रेशर क्या है, यहाँ पे पी क्या है, प्रेशर है, वी क्या है, वॉल्यूम है। जनरली जो आइडियल गैस वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर होता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आर क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट, मतलब नियत है, ये नियतांक है, आदर्श गैस का नियतांक है। और इसका वैल्यू भी पूछता है आपसे 8.314 गुने 8.314 जूल मोल पर केल्विन, जूल मोल पर केल्विन। कभी कभी इसका यूनिट भी पूछ लेता है, तो आप यूनिट भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद इतना आप नोट डाउन कीजिए। फिर मैं थोड़ा सा इससे बता दूं कि बॉयल्स के लॉ पे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए बॉयल्स के लॉ पे ये आप नोट डाउन कर लीजिए, एक मिनट। चलिए आप रोक के नोट कर लीजिएगा, बॉयल्स के लॉ से कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। बॉयल्स के लॉ से आप बॉयल्स लॉ के आप समझ लिए, अब ये सब मिटा दीजिए। बॉयल्स लॉ में आप इतना समझ लिए, पहले तो दोनों लॉ को ध्यान में रख लेंगे, ये सब मैं मिटा दो। देखिए चार्ल्स लॉ मतलब सी, चार्ल्स लॉ में तब क्या फिक्स था, चार्ल्स लॉ में आपका प्रेशर कांस्टेंट था, तो क्या बना था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर दूसरा क्या हुआ, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या फिक्स था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, टेम्परेचर फिक्स था, तो वॉल्यूम या प्रेशर इज, या ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। अब इस बात को कैसे ध्यान में रखेंगे, सिर्फ आपको इतना याद रहेगा कि किसके लॉ में क्या फिक्स है, तो आप निकाल सकते हैं। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या हुआ, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। एन भी क्या होता है, फिक्स होता है, आर भी क्या होता है, फिक्स होता है। टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम क्या होता है, वेरी करते रहता है, तो इसको आप इतना ध्यान रखेंगे। अब देखिए चार्ल्स का लॉ, जो पहला लॉ में पढ़े थे हम लोग, कि क्या फिक्स रहेगा, प्रेशर फिक्स रहेगा। तो चलो ये प्रेशर फिक्स रहेगा, तो फिक्स को एक साथ लेके चले जाते हैं, तो P इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन पी लिख सकते हैं, ठीक है। ये पहले से फिक्स था, ये भी फिक्स था, ये भी फिक्स था, तो ये तीनों फिक्स हो गया, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, P इज के टी कॉन्स्टेंट इंटू टी, यही तो पढ़े थे हम लोग। सॉरी ये P इधर आ गया, तो यहाँ V बच गया ना, V इक्वल्स टू एन आर पी बाई के टी, तो ये इतना तो फिक्स हो गया, तो V इज के टी, यही तो पढ़े थे हम लोग चार्ल्स लॉ में कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या V इक्वल्स टू के टी। तो यहां से क्या लिखे थे, V1 बाई V2 इक्वल्स टू T1 बाई T2, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे अगर आप बॉयल्स लॉ की बात करते हैं, तो बॉयल्स लॉ में क्या फिक्स रहेगा, ये फिक्स रहेगा, टेम्परेचर फिक्स रहेगा, ये फिक्स है, तो क्या हो जाएगा, ये भी फिक्स था, ये भी फिक्स था, ये भी फिक्स हो गया। पीवी इक्वल्स टू एन आर टी है, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये भी अभी फिक्स कर दिया बॉयल्स लॉ के हिसाब से, तो पीबी इक्वल्स टू क्या हो गया, के आ गया, कांस्टेंट आ गया, यही तो आया था बॉयल्स लॉ में। और क्या हो जाएगा आपको, P1 V1 या P1 बाई P2 इक्वल्स टू V2 बाई V1, इतना आ गया ये बॉयल्स लॉ। और एवोगाड्रोस लॉ तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखेंगे, आप ये थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लेंगे। सी में मतलब चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसके बाद अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, एक दो छोटा क्वेश्चन कर लू मैं। देखिए इस लॉ पे कैसे बोलेगा क्वेश्चन, इसमें कहेगा कि मान लो किसी गैस का टेम्परेचर, किसी गैस का प्रेशर, ये तो इस पे तो क्वेश्चन कर लिए थे ना, चार्ल्स लॉ पे कर लिए थे, बॉयल्स लॉ पे क्वेश्चन कर ले। बॉयल्स लॉ में क्या रहता है, टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम रहता है, मतलब कि P1 बाई P2 इक्वल्स टू V2 बाई V1 रहता है। ये लॉ ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन कैसा रहेगा, क्वेश्चन कहेगा कि किसी कांस्टेंट प्रेशर पे एट नियत तापमान किसी गैस का प्रेशर, जब किसी गैस का प्रेशर अगर
200 बार है, ठीक है, 200 बार है, और उस समय उसका वॉल्यूम जो है वो 400 है, ठीक है। तो अगर कहेगा कि प्रेशर को अगर 400 कर देंगे तो उस समय उसका वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, तब उसका वॉल्यूम V2 क्या होगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो आप क्या देखें, क्या बोला था, पहला बात टेम्परेचर कांस्टेंट बोला था, तो आप समझ जाएंगे कि टेम्परेचर कांस्टेंट बोल रहा है तो कौन सा लॉ लगाना है, बॉयल्स के लॉ लगाना है। बॉयल्स के लॉ के हिसाब से क्या होता है, P1 बाई P2 इक्वल्स टू V2 बाई V1। अब जो जहां पे है वहां पे लिख दो, P1 की जगह पे कितना है 200 डिवाइडेड बाई P2 की जगह पे कितना है 400, फिर V2 की जगह पे कितना है, V2 नहीं मालूम, और V1 कितना है 400। ये 400 से 400 कैंसिल हो जाएगा, V2 इक्वल कितना हो जाएगा 200। तो उस समय का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। देखिए जब प्रेशर 2 था तो वॉल्यूम 400 हो गया, मतलब कि, और जब वॉल्यूम 400 था तो प्रेशर 200 हो गया। आप क्या देख रहे हैं कि एक बढ़ रहा है, ये दुगना हुआ, ये दुगना हुआ, प्रेशर दुगना हुआ तो वॉल्यूम क्या हो गया, आधा हो गया। तो यही है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ, और यहीं पे हम लोग अपना गैस लॉ क्या होता है समाप्त होता है। इसके बेस्ड पे आपके क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है आप वहां से सॉल्यूशन कर सकते हैं, और आप इस चैप्टर को रिवीजन करके, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस चैनल पे भी लाइए, और वहां पे जो क्वेश्चन जिस पे हम लोग कर रहे हैं उस पे भी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाइए, और मैं अच्छा से अच्छा सॉल्यूशन, और भी फिजिक्स का तो मैं बहुत सारा सॉल्यूशन करा चुका हूं और सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, केमिस्ट्री का भी करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।